हमारे सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। वे ऐसे ही शहीद नहीं हुए बल्कि दुश्मनों के सैनिकों को मारते मारते शहीद हुए। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन्होंने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। नमस्कार, मैं हूं भट्टाचार्य और हमारे साथ आज प्रधान संपादक सलामत मियाँ और हमारे कॉलमनिस्ट पंकज शर्मा जी है। उनसे जानेंगे कि भारत और चीन के बीच अभी जो तनाव चल रहा है, क्या उसका समाधान जल्द निकलेगा? अगर नहीं निकलेगा तो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं युग करवट परिवार की ओर से तमाम शहीदों को जो है बहुत नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जाबाज शहीदों ने जो है अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए। और जैसे आपने कहा कि आज प्रधानमंत्री बोले, कल से देश पूरा इंतज़ार कर रहा था कि प्रधानमंत्री खामोश हैं, कोई बयान नहीं आया। ट्विटर पर भी बहुत चीज़ें बोली जा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। और उन्होंने कहा आज के कि हम उकसाने में नहीं आते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो अगर वाकई में इन शब्दों में दम है और तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका जवाब देना चाहिए। आपका ये सवाल था कि क्या होगा इसके आगे। देखिए, मुझे लगता है कि चीन जो है उसको अपनी हकीकत ही पता है और हमारी ताकत का भी एहसास है, और हमारी दोस्ती का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। मुझे लगता है ये, क्योंकि वो हमारे यहाँ आया, हम उसको झूला झुलाते रहे, उसको घुमाते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, और वो चालबाजी से कभी बाज नहीं आया। और अफसोस की बात यह है कि 1962 से वो चालबाजी करता आया है। और अब वर्तमान प्रधानमंत्री ने कई बार चीन का दौरा किया, वहाँ के बुलाया। और मुझे याद है कि जब तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहीं, वो एक बार भी चीन नहीं गई, क्योंकि एहसास था कि वो धोखेबाज है। तो इन धोखेबाजों के साथ निपटना ही पड़ेगा अब। जी हाँ, इन धोखेबाजों से निपटना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। क्या कहेंगे सर कि सभी दलों को भरोसे में लेने की कवायद चल रही है? बिल्कुल आवश्यकता है। सर्वदलीय बैठक के अंदर सर्वदलीय बैठक को सर्वदल एक मंच पे होंगे, एक सोच के होंगे कि चीन को हमें सबक सिखाना है, जिसकी नितांत और अत्यंत आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ, अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में 135 करोड़ की चीखने की आवाज़ भी चीन को कपकपाएगी, उस वहाँ एक भूकंप आ जाएगा। हमें सिर्फ आवश्यकता है 130 करोड़ लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करना, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कल वो आएँ और अपनी बात रखें और एक आवाज़ में सब बोलें हम एक हैं। चीन इतनी बात से ही थरथरा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 साल के कार्यकाल में 7 बार चीन गए, जिनमें से 6 बार वो सरकार का ही कहना है कि 6 बार कोई शिखर सम्मेलन या बैठकों में गए, सिर्फ एक बार वो व्यक्तिगत दौर पर गए थे। तो एक तरफ तो वो वहाँ पे डिप्लोमेसी के तौर पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ चीन अपनी जो है विस्तारवादी नीति पर कायम रहे। तो दोनों तरफ से मतलब कहीं ना कहीं इंडिया सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कहीं ना कहीं पूरे जो स्थिति है उसको समझने में चूक हुई है। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा और हम लोग कई बार इस बात को चर्चा करी है कि हम पहले अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करते हैं। हम पहले एहसास कराते हैं, दोस्ती से बात करते हैं कि सब दोस्ती शायद मान जाए, क्योंकि हिंसा से हम लोग पहले परहेज़ करते हैं, लेकिन जब उसके बाद जब रास्ता आता है तो हम उसको फिर समझा भी देते हैं। देखिए, चीन का जो मामला है, चीन बहुत समझदारी के साथ अपना विस्तारीकरण कर रहा है। भारत ऐसा देश है जिसने चीन से कोई कर्जा नहीं लिया। हालांकि हमारे पास विदेशी कर्ज है, लेकिन चीन के हम कर्जदार नहीं हैं। बाकी इसके अलावा 150 देश जो हैं वो चीन के कर्जदार हैं। ये आप समझने की कोशिश करिए कि चीन किस तरह की तैयारी कर रहा है। उसने पाकिस्तान और चाइना का जो कॉरिडोर बनाया है, उसको लेके जो उसको कर्जा दिया है, तो आप देख लेना कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि चीन के खिलाफ बोल जाए। नेपाल ने बहुत कर्जा लिया है। नेपाल का जो आज नक्शे का मैटर चल रहा है वो भी इसी का चल रहा है। श्रीलंका का देखिए, एक बंदरगाह है और जो उसने चीन ने जो है 99 साल की लीज पर ले लिया है। इसके अलावा जो मालदीव है, हम मालदीव में खाली पानी दे के बड़ा खुश होते हैं, उसने वहाँ पैसा भी दे दिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत तैयारी के साथ चीन अपना कर रहा है। और भारत एक ऐसा देश है जिसने पूरा उससे आँख से आँख मिला के बात करता है, और देश के कोई इतने बड़ा दुनिया के कोई और देश नहीं है उससे आँख से आँख मिला के बात करें, तो बड़ी बात है। और चीन को एहसास है। देखिए, 1962 में भी मेजर शैतान सिंह ने मात्र 114 सैनिकों के बल पर तो उसके 3000 सैनिकों को ललकार दिया था, मौत के घाट 1300 लोग मरे थे।
और उसके बाद बाकायदा 21 नवंबर को जो है 1962 को सीज़ फायर का ऐलान हुआ। तो चीन हमारी ताकत भी जानता है, हमारे जवानों की ताकत भी जानता है। वो कहीं ना कहीं एक गीदड़ भभके दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको ये जो इसने जो हरकतें करी है इसको इसका खमियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत को घेरने के लिए चीन ने भारत के जो आस पड़ोस के छोटे छोटे राष्ट्र देश है उनसे पहले दोस्ती की, उनको पहले मदद पहुंचाए, फिर उसके जरिए भारत को घेरने की रणनीति पे काम कर रहा है? ना बिल्कुल सही बात है। देखिए वो जानता है, भारत की ताकत जानता है, भारत के जनता की ताकत जानता है, सैनिकों की ताकत जानता है, सरकार में बैठे लोगों की ताकत जानता है। उसको पता है कि भारत से मुकाबला उसको आसान नहीं है। उसने हमेशा हर बार 3 बार जो झड़प हुई है उसमें उसने मुँह की खाई है, लेकिन इसलिए वो विस्तारीकरण करके आसपास के देशों को ये अपना कर्जदार बना के साहूकार बना बैठा है इस समय चीन। वो चाहता है कि उसने इतना पैसा दिया है, इतने कई लाख अरब डॉलर बराबर के देशों को उसने बांट दिया है। उसकी भी रणनीति ये है कि वो कम से कम उनका बेस इस्तेमाल करे ताकि भारत के खिलाफ कोई माहौल बना सके। चीन की कोई औकात नहीं है कि डायरेक्ट वो जाके कोई हमसे भारत से हमला करके ये कोई बात कर ले। इसलिए मुझे लगता है कि ये उसकी एक बड़ी भूमिका है और ये उस भूमिका जो बना रहा है उसमें कामयाब किसी हद तक नहीं होगा, क्योंकि भारत बहुत मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में हैगा। जी हाँ, भारत बहुत मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में। कल जब हमने चर्चा की थी तो शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या सिर्फ 3 थी, लेकिन रात होते होते यह संख्या 20 तक पहुंच गई। सर, जो जानकारी मिल रही है कि चाइना की ओर से भी नुकसान हुआ है, ये दावा कर रहे हैं, क्या है पूरा सिचुएशन? आपने स्टडी करी है, क्या है? देखिए, तो निश्चित है कि जो लड़ाई हुई है, चाहे वो बिना हथियार की लड़ाई हुई है, पर नुकसान दोनों तरफ से हुआ होगा। अभी चीन में वुहान में कितने मरे कोरोना में, ये बात अब पूरा विश्व जान नहीं पाया। दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका नहीं जान पाया, तो वहाँ कितने मरे हैं? मैं तो कहता हूँ 100 ऊपर मरे हों। अभी बड़े भाई ने बताया कि जो है मेजर शैतान सिंह ने 100-125 आदमियों की टुकड़ी से हजारों लोगों को मारा। तो वही जज्बा आज के सैनिकों में भी है। मैं भी अगर सैनिक बनता तो एक जज्बे के साथ, एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहता हूँ। क्या नज़ा के तकलीफ़ों में मज़ा, क्या नजा के तकलीफ़ों में मज़ा जब मौत ना आए जवानी में, क्या लुत्फ़ जनाजा उठने का हर काम पे जब मातम ना हो। मतलब हमारा एक सैनिक 1000 मारेगा वहाँ के, तो मातम कौन करेगा? दुश्मन देश। तो ये बात तो तय है कि वहाँ पे भी कैजुअलिटी मेरे ख्याल से हमारे भारत से कहीं ज़्यादा हुई है। जी हाँ, वहाँ भी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई। एक बात अच्छी है कि चीन के सैनिकों ने जिस तरह से हमारे सैनिकों की जान ली है, उस पर सारा विपक्ष एकजुट है। राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट करके कहा कि चीन की हिम्मत कैसे हो गई कि उसने हमारे जवानों पर हमला किया। क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी इस समय लग रहा है कि सरकार के साथ है क्या? नहीं, देखिए सरकार के साथ हैं या नहीं है इस बारे में तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी हुई, क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं, बाहर आएँ, जनता को बताएं। तो इस तरह से चीज़ें उन्होंने की हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भाई सरकार के साथ पूरी जनता खड़ी है, सब विपक्ष खड़ा है। लेकिन जैसे अभी बात चल रही थी, आपने भी कहा कि जो वहाँ पे इस तरह की जो घटना हुई है तो कुछ ज़्यादा लोग हैं। तो चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत से कहा गया है कि उनके कई सौ सैनिक लापता हैं। तो उनका कहना ये है कि जो नाला है, जिस नाले में लोग गिर गए हैं, जवान गलवान नदी में जो लोग गिर गए हैं, तो वो उन्होंने कहा कि आपकी तरफ बह के तो नहीं आए। तो इससे लगता है कि चीन का ये बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और मेरा तब यही कहना है, देखिए प्यार मोहब्बत की तो बहुत बातें हो गई। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कहा कि हम उकसाते हैं तो उसमें नहीं आते, जवाब देते हैं। तो मुझे लगता है कि प्यार मोहब्बत के तो बातें बहुत हो गई हैं। अब जिसमें देश जो है इस समय, क्योंकि वर्तमान स्थिति बहुत बदली हुई है, वर्तमान सरकार से देश को बहुत उम्मीदें हैं। पहले की सरकारों से इतनी उम्मीदें लोग नहीं करते थे। और देखिए मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो 6 साल से पहले की जो सरकारें थीं, उनके ज़माने में जिस तरह के लोग अभी चीनी काफ़ी हद तक अंदर आ गए। तो पहले यही होता था कि भाई गए और चीन की दीवार छुई और आ गए, कह के हमने उसको कर दिया। वर्तमान सरकार की बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके बड़े दावे हैं, और उस दावों पे सरकार, जनता ने भरोसा करके उनको पूरी बहुमत दिया है। तो जनता भी चाहती है कि उसका कहीं ना कहीं उनको असर दिखाई दे। आज मैं देख रहा था कि वो कई सौ किलोमीटर जो है हमारी ज़मीन पर आ गया है। अब बात आती है बातचीत की, तो बातचीत तो उसी ज़मीन पर बैठे कर रहा है। पहले तो उसे ज़मीन खाली कराई जाए, उसके बाद बात हो। जी हाँ, पहले जमीन खाली कराया जाए, उसके बाद बातचीत। सर, कल की जो घटना है उसके बाद 2 लेवल पे बात हुई, एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे और विदेश मंत्रियों की भी बात हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं। अब भारत के लिए विकल्प क्या बच रहा है? विकल्प तो अभी बातचीत का जरिया अपनाया जा रहा है।
जैसे कल चीन के मंत्रालय से आधिकारिक बयान आया है कि ये क्षेत्र हमारा है, अगर वो इस टाइप के बयान देगा तो बातें कहाँ तक सार्थक होंगी? उसको तो यही कहना है ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। बात यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि बातचीत का, हमारा विदेश मंत्रालय ने बयान करके कहा कि हम बातचीत से इसका हल निकालेंगे। जब उसने क्लेम ही कर लिया कि ये फलाना क्षेत्र हमारा है, तो उसमें बातचीत का जरिया क्या बचता है? अब उसको उसकी भाषा में, आपको मालूम है उन डंडों का रूप क्या था जिन डंडों से पीट पीट के हमारे सैनिकों की शहादत हुई है? डंडों में कांटे लगे हुए थे। डंडा डंडा होता है, कांटे लगे मतलब आपकी मंशा बिल्कुल क्लियर थी, आप प्री प्लान्ड होके वहां पर आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बातें नहीं, अब एक्शन से ही हल निकलना चाहिए इसका। जी हाँ, एक्शन से हल निकलना चाहिए। डोकलाम विवाद जो है 73 दिनों में सुलझा था। उस समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। सर, ये जो अभी गलवान घाटी में हुआ, ये विवाद भी डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझ सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विदेश मंत्रालय ने कुछ बहुत ज़्यादा पहल नहीं की। क्या कहेंगे? क्योंकि सुषमा स्वराज की पहल पे डोकलाम विवाद 73 दिन बाद बिना किसी हिंसा से सुलझ गया था। देखिए, इसमें इस समय नुक्ताचीनी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं विदेश नीति में कुछ हमें लगता है कि बदलाव की बहुत ज़रूरत है। और एक इस समय जो विदेश मंत्री हैं वो सरकारी अफसर रहे हैं, वो आईएफएस हैं, तो जाहिर है कि शायद इतना वो नहीं समझ पाए होंगे इस बात को कि जिस तरह के हालात वहाँ हैं। क्योंकि 6 जून को जब बातचीत हो गई थी तो 6 जून को बहुत कुछ तय हो गया था। लेकिन क्योंकि देखिए, चालबाज जब इंसान होता है, धोखेबाज होता है, तो उसके धोखेबाजी का ख्याल रखना पड़ता है। और ये शायद हम लोग समझते रहे कि जिस तरह की 6 जून को बैठ कर बातचीत हो गई, ये वायदा हो गया था, वो हटने लगे थे। लेकिन फिर क्योंकि जो आदमी धोखेबाज होता है वो अपनी फितरत से आदत बदल सकता है इंसान, लेकिन फितरत नहीं बदलता। चीन एक फितरती देश हैगा, तो जाहिर है कि ये फितरत नहीं समझ पाए हम लोग, विदेश मंत्रालय नहीं समझ पाया, और इस तरह की हरकत हो गई और हमें जवान शहीद होना पड़े। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी सी विदेश नीति बदलना पड़ेगी। और कहीं ना कहीं इसमें जो बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, अच्छी बात है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, माननीय प्रधानमंत्री ने 19 जून को बुलाई है, तो उसमें लोग आएंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे और सभी के विचार के साथ इसमें ठोस नीति बने और इसमें कोई ना कोई आगे ठोस कदम उठाया जाए। जी हाँ, कोई ठोस कदम जरूर उठाया जाए। सर, एक सवाल मेरा है, कोरोना के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आ रहा है। अब ताकतवर देशों में चीन का नाम शुमार होने लगा। क्या इसी को देखते हुए चीन ने ऐसी हरकतें शुरू कर दी कि देशों के खिलाफ काम करो और अपनी ताकत बनाओ और पूरे विश्व को अपना धाक जमाओ? देखिए, यूएसएसआर के विघटन के बाद, जब यूएसएसआर बटा, उसके बाद वर्ल्ड में पावर इम्बैलेंस हो गई। मतलब एक ही शक्ति बची थी, अमेरिका। धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 15 से 20 साल लगे चीन को भी उसके बराबर की शक्ति बनने में। आपको 70% और 70% से ज़्यादा है अमेरिका की जो आर्थिक नीति हैं वो चीन पर निर्भर करती हैं। यही सब चीज़ें चीन को, मैं चीन का ये दुस्साहस, उसकी सोच का एक इल्यूसिव डिसऑर्डर बोलूँगा। उसको भ्रम है कि हम भारत को दबा देंगे, उसको भ्रम है कि हम इस फलाने इलाके पर कब्जा कर लेंगे। रिएक्शन तो दिया जाता है कि आप ये समझ लिए महाशक्ति तो वो ओवर अ पीरियड 15-20 साल के अंदर बना है यूएसएसआर विघटन के बाद, परंतु उसको अपनी शक्ति का जो इल्यूसिव डिसऑर्डर हो चुका है, उसको इल्यूसिव डिसऑर्डर हमारी भारत सरकार ही दूर करेगी। इसका इलाज, इस इल्यूसिव डिसऑर्डर का इलाज हमारी भारत सरकार ही करेगी, ये निश्चित है। अब जब यूएसएसआर खंडित हो चुका है और यूएसएसआर की ताकत कम हो गई है, तो भारत की अब क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या भारत को अमेरिका के साथ गठबंधन करके चीन के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार करना चाहिए या भारत को एक अलग मार्ग अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो भारत को जो है वो फैसला लेना पड़ेगा कि चीनी बाज़ार जो है, चीनी सामान है, उस पर पूरी तरह पाबंदी लगाना पड़ेगी। देखिए, पहले जो 2014 में जो है वो 14% उसका व्यापार था, जो आज जो है 38% उसने कब्ज़ा कर लिया है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि देखिए, वो उसने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ा यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। गाज़ियाबाद, दिल्ली से लेकर गाज़ियाबाद और मेरठ जाने वाली जो हाई स्पीड ट्रेन है, उसमें 5 कंपनियों ने जो है टेंडर डाले थे। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये इसका ठेका चीन ने ले लिया है। चीन की कंपनी, शंघाई कंपनी एसटी, उसने लिया है। तो कहीं ना कहीं हमें पहले इस तरह के फैसले लेना पड़ेंगे कि चीन को रोक लगाना पड़ेगी उसकी कंपनियों पे, उसके कारोबार पे, उसको कमज़ोर करना पड़ेगा।
क्योंकि लगातार वो अपने आप को आर्थिक स्थिति में मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक हम उसकी आर्थिक स्थिति पे कमर नहीं तोड़ेंगे, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पहले भारत को सबसे पहले जो है चीनी जितना सामान आ रहा है उस तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए, जो ठेके हैं वो निरस्त किए जाएँ, जो कारोबारी एमओयू साइन हुए सब खत्म किए जाएँ। उसके बाद अगला रणनीति पे कोई बात हो सकती है। जी हाँ, हमारी ज़रूरत है कि पहले हम चीन को आर्थिक रूप से कमज़ोर करें, तभी हम सामरिक और दूसरे मुद्दों पर उसको कमज़ोर कर सकते हैं। तो ये था आज की बहस, जिसमें आपने देखा चीन ने जिस तरह की हरकतें सीमा पर की, उस पर हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी और कॉलमनिस्ट पंकज शर्मा जी का क्या राय है। अगर आपने युग करवट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर लिए। इसी तरह के डिबेट आप देख सकते हैं। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, नमस्कार।